कक्षा 10 के प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। हम लोग आज विज्ञान विषय के अंतर्गत जो जीव विज्ञान का खंड है उसका अध्ययन करेंगे। जीव विज्ञान खंड के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक 2 पाठों का अध्ययन कर लिया है, जिसमें पहले पाठ का नाम था जैव प्रक्रम अर्थात लाइफ प्रोसेस और दूसरे पाठ का नाम था नियंत्रण एवं समन्वय। आज हम लोग उसके आगे का जो तीसरा पाठ है उसका अध्ययन प्रारंभ करेंगे और उस पाठ का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। इस पाठ के नाम को सुनते ही इसमें जो एक नया शब्द जनन शब्द आया है, इसके बारे में जिज्ञासा उठती है कि आखिर जनन है क्या। तो पहले अगर जनन की परिभाषा को साधारण शब्द में आपके सामने परिभाषित करूं तो इसे हमें कह सकते हैं कि सजीवों में अपनी जैसी प्रतिकृति बनाने की जो क्षमता होती है उसे जनन कहते हैं। अब सजीवों में अपनी जैसी प्रतिकृति बनाने की जो क्षमता है इसे जनन कहते हैं। तो इस जनन की आखिर आवश्यकता क्यों है सजीव को, ये दूसरा प्रश्न उठता है। जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस नामक पाठ में हम लोगों ने जाना था कि सजीव को जीवित रहने के लिए उसके शरीर में कुछ मूल प्रक्रियाएं हैं जो आवश्यक है जीवित रहने के लिए, जैसे पोषण, श्वसन और उत्सर्जन। तो क्या जनन भी उसी तरह से सजीव को जीवित रहने के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया है? तो हमको इसका उत्तर यह प्राप्त होता है कि नहीं, किसी भी सजीव को जीवित रहने के लिए जनन की उस प्रकार से आवश्यकता नहीं है जैसे पोषण, श्वसन और उत्सर्जन की सजीव को जीवित रहने की आवश्यकता होती है। और जनन की जो प्रक्रिया है, इस जनन की प्रक्रिया में ऊर्जा का बहुत अपव्यय होता है, बहुत क्षरण होता है, बहुत नुकसान होता है, बहुत क्षय होता है। तो जब जनन की प्रक्रिया में ऊर्जा का इतना ह्रास है और जनन की प्रक्रिया जीवित रहने के लिए बहुत आवश्यक भी नहीं है, तो फिर आखिर सजीव में इस जनन प्रक्रिया की आवश्यकता क्या है? इस प्रश्न का समाधान जब हम ढूंढने निकलते हैं और इसके समाधान के लिए जब हम अपने पृथ्वी पर चारों ओर सृष्टि पर नजर डालते हैं तो हम विभिन्न प्रकार के जीवों को पाते हैं। विभिन्न प्रकार के जो जीव हमें दिखाई पड़ते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं, उनके दिखाई पड़ने का कारण एकमात्र जनन है। यदि जनन प्रक्रिया न होती तो हमें ये जो सृष्टि में जीवों की विभिन्नता दिखाई पड़ रही है, भांति भांति के जीव दिखाई पड़ते हैं, ये दिखाई न पड़ते। और संभवतः अगर जनन प्रक्रिया न होती तो हमारा और आपका भी अस्तित्व न होता। कोई जीव किसी समय किसी सृष्टि में जब बना, यदि वो जनन प्रक्रिया के द्वारा अपनी संतति न पैदा करता तो हम लोग कैसे जान पाते कि इस तरह का भी कोई जीव सृष्टि में था या है। तो जनन प्रक्रिया ये जीवों की जो हम धरती पर सृष्टि में जो जीव हमको दिखाई पड़ रहे हैं, विभिन्न प्रकार के जो जीव दिखाई पड़ रहे हैं, उसका एकमात्र कारण यह जनन प्रक्रिया है, जीवों में जो जनन की प्रक्रिया है। अब प्रश्न उठता है कि जब हमने परिभाषा बताई कि जीव अपनी जैसी प्रतिकृति बनाते हैं, यही जनन प्रक्रिया कहलाती है, तो क्या जीव पूरी तरह से अपनी प्रतिकृति का सृजन कर लेते हैं? यानी जैसा वो होता है उसकी प्रतिकृति, उसकी फोटोकॉपी भी सेम टू सेम वैसी ही होती है। तो इसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि दो जो अलग अलग जीव होते हैं उनको देखने में काफी कुछ समान होते हैं। उनकी शारीरिक रचना, बनावट, उनके जैसे मान लीजिए मनुष्य की अगर बात की जाए तो उसके भी 2 हाथ, 2 विभिन्न मनुष्यों में 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, नाक, कान, मुंह, ये कॉमन चीजें प्राप्त होती हैं, जिसके आधार पर हम ये कहते हैं कि ये मनुष्य जो है ये मनुष्य की संतान है। हम ये नहीं कहते कि ये मनुष्य हाथी की संतान है, या ये हाथी बिल्ली की संतान है, या ये बिल्ली चूहे की संतान है। 2 बिल्लियां एक जैसी और 2 चूहे एक जैसे, और हाथी कितने होते हैं, वो एक जैसे होते हैं। तो जो 2 जीव हैं, विभिन्न जीवों की जो अभिकल्प है, डिजाइन है, आकार एवं आकृति समान होने के कारण ही वे सदृश प्रतीत होते हैं, समान प्रतीत होते हैं। तो शरीर का अभिकल्प, शरीर की डिजाइन समान होने के लिए जरूरी है कि उनका ब्लूप्रिंट भी समान हो। यानी मेरे जैसा कोई हो, इसके लिए जरूरी है मेरे जैसे 2 हाथ, 2 पैर और सिर, गर्दन, आंख, नाक, कान हो। इसके लिए जरूरी है कि हमारा जो ब्लूप्रिंट है वह भी समान होना चाहिए।
अब ये ब्लूप्रिंट किससे प्राप्त होता है, ब्लूप्रिंट कैसे समान होता है। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9 में आपने पढ़ा था कि हमारी जो शरीर की संरचना है वो कोशिकाओं द्वारा निर्मित है और कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं और गुणसूत्रों में डीएनए डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक अम्ल होता है और ये डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक अम्ल जो डीएनए है ये आनुवंशिक गुणों के वाहक है। ये आनुवंशिक गुण अर्थात जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उनको हम आनुवंशिक गुण कहते हैं। तो ये डीएनए ही है जिनके माध्यम से एक शरीर का ब्लूप्रिंट दूसरे शरीर में प्रवेश करता है या एक ब्लूप्रिंट जैसा दूसरा ब्लूप्रिंट तैयार होता है। कोशिका के केंद्रक में डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु प्रोटीन सिंथेसिस हेतु सूचना निहित होती है। इस संदेश के भिन्न होने की अवस्था में बनने वाली प्रोटीन भी भिन्न होगी और विभिन्न प्रोटीन के कारण अंततः शारीरिक अभिकल्प में भी विविधता होगी। यानी जो दो शरीरों के डिजाइन होते हैं वो अलग अलग क्यों होते हैं, उसका कारण बता रहे हैं कि डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण, डीएनए कहाँ पाया जाता है, डीएनए हमारे क्रोमोसोम्स में पाया जाता है और ये क्रोमोसोम्स कहाँ मिलते हैं, कोशिका केंद्र, और ये कोशिका केंद्र कहाँ होता है, कोशिका। तो इस प्रकार से कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाले गुणसूत्र में यानी क्रोमोसोम्स में जो डीएनए होते हैं वो डीएनए आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं। वो जो हमारे अंदर गुण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है और इस संदेश की भिन्न होने की अवस्था में जो बनने वाली प्रोटीन होती है वह भी भिन्न और प्रोटीन की भिन्नता के कारण ही शारीरिक अभिकल्प में विविधता होती है। अतः जनन की मूल घटना, जो जनन का मूल तत्व है वो डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। तो अभी शुरुआत में हमने तो आपको ये बताया था कि जनन क्या है, अपने किसी सजीव में अपने जैसी दूसरी प्रतिकृति बनाने की क्षमता। पर अगर अब हम इसको और गहराई से देखते हैं तो हम पाते हैं कि जनन का तात्पर्य क्या है, डीएनए की प्रतिकृति बनाना। अब डीएनए मैंने फिर बताया, डीएनए कहाँ मिलता है, हमारी कोशिका के केंद्रक में क्रोमोसोम जो होते हैं उसमें डीएनए मिलता है। अब डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए जब डीएनए की प्रतिकृति बननी होती है तो उसमें क्या होता है, अनेक प्रकार के केमिकल रिएक्शन होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो जब केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन हर बार हर शरीर में या हर डीएनए के लिए बनने के लिए प्रोसेस में बिल्कुल एक जैसी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। जैसे कि अगर हम ऐसे समझें कि हम लोग घर में चाय रोज बनाते हैं पर रोज चाय वैसी ही बने या कोई जरूरी नहीं, जबकि हम 2 कप ही चाय बनाते हैं उतना ही चीनी उतना ही चाय की पत्ती अदरक डालते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है जिससे चाय का स्वाद प्रतिदिन अलग अलग हो जाता है। किसी दिन बहुत अच्छी चाय बन जाती है, किसी दिन उसी प्रक्रिया के तहत चाय खराब बन जाती है। तो इसी तरह से डीएनए की प्रतिकृति बनाने में उसी तरह का सेम केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाता है, जिसे हम कहते हैं कि पूरी यथार्थता से नहीं हो पाता है। और इसी भिन्नता के कारण जो डीएनए की प्रतिकृति में कुछ विभिन्नता आ जाती है। जो रासायनिक केमिकल रिएक्शन होते हैं उस केमिकल रिएक्शन में जो विभिन्नता आ जाती है, मतलब इस डीएनए के प्रतिकृति बनने में कुछ रिएक्शन का प्रोसेस तो सेम होता है पर सेम टू सेम बिल्कुल नहीं होती। तो ये जो अंतर होता है डीएनए की प्रतिकृति के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया में जो अंतर होता है यही जीव की विभिन्नता का कारक होता है। मतलब एक जीव से दूसरा जीव जो थोड़ा अंतर लिए होता है उसका कारण यही होता है कि डीएनए की प्रतिकृति बनने के प्रोसेस में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वह सेम टू सेम नहीं हो पाते हैं, बिल्कुल वैसे का वैसे ही परफेक्ट पूर्णता लिए हुए हर शरीर में नहीं हो पाता है। इसी वजह से जीवों में विभिन्नता होती है। अब कभी कभी कुछ विभिन्नताएं इतनी उग्र होती हैं कि कोशिका जीवित ही नहीं रह सकती, कोशिका मृत हो जाती है, तो जो संतति कोशिका है वो फिर मर जाती है। दूसरी ओर डीएनए प्रतिकृति की अनेक विभिन्नताएं इतनी उग्र नहीं होती, अतः संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती है।
जनन में होने वाली यह विभिन्नता ही जैव विकास का आधार है। इसकी चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे। अब विभिन्नता का महत्व, आखिर ये जो केमिकल रिएक्शंस में डीएनए की प्रतिकृति बनते समय जो विभिन्नता आती है, अंतर आती है, जिसकी वजह से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से विभिन्न हो जाता है या एक जीव दूसरे जीव से अंतर रखता है, तो ये जो विभिन्नता है, इस विभिन्नता का फिर महत्व क्या है इस सृष्टि के लिए या इस सृष्टि में पाए जाने वाले सभी जीवों के लिए। जीवों में जो विभिन्नता होती है उसके महत्व को जानने का प्रयास करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अपनी जनन क्षमता का उपयोग करके जीव जब अपनी प्रतिकृति बनाता है तो प्रतिकृति अपने इकोसिस्टम में, अपने पारितंत्र में अथवा निकेत में स्थान ग्रहण करता है। और जो जीवों की जो समष्टि है, यदि वो सारे जीवों की जो का समष्टि है, समुदाय है, समूह है, यदि वो सब एक जैसे हों तो फिर पारितंत्र में कोई आमूलचूल परिवर्तन होने पर वह समष्टि उसको सह नहीं पाएगी और संभवतः हो सकता है कि उस समष्टि का संपूर्ण विनाश हो जाए। जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी का तापमान बढ़ जाए या अगर कोई जीवाणु है, जैसे वो शीतोष्ण जल में रहने के लायक है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी का तापमान अगर बढ़ जाता है तो उसमें ज्यादातर जो जीवाणु है, यदि सब एक ही जैसे होंगे, सबकी समान संरचना होगी, सबका डीएनए सेम होगा तो सभी नष्ट हो जाएंगे। किंतु जीवाणुओं में भी या जीवों की उस समष्टि में के कुछ व्यष्टि में, कुछ जीवों में थोड़ा जो परिवर्तन होता है, तो उस परिवर्तन की वजह से हो सकता है कुछ जीवाणु उष्ण प्रतिरोधी हो। तो उष्ण प्रतिरोधी होने की वजह से कुछ जीवाणु उस गर्मी को सह लेंगे और जिससे वो जीवित बचे रह जाएंगे। तो इस प्रकार से जीवों में विभिन्नता उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक है। यदि सभी जीव एक जैसे होंगे तो किसी एक प्रकार की परेशानी या मुसीबत आने पर उनके अस्तित्व पर संकट आ सकता है। किंतु यदि जीवों में विभिन्नता है तो हो सकता है कि कोई परेशानी आने पर जीवों का ज्यादातर समुदाय नष्ट हो जाए, पर कुछ उसके प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न कर ले और वो जीवित रह सकें। इस प्रकार से जो विभिन्नताएं होती हैं वो स्पीशीज की, जातियों की उत्तरजीविता को बनाए रखने में उपयोगी होती हैं, अर्थात उनके जीवन को बनाए रखने में उपयोगी होती है। विद्यार्थियों, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि जनन क्या है और जनन की आवश्यकता जीवों के लिए क्यों है, और जीवों में जो जनन की आवश्यकता है वह उस आवश्यकता के तहत जब जीव जनन करता है और अपनी जैसी प्रतिकृति बनाता है तो जो प्रतिकृति बनती है, क्या वो प्रतिकृति मूल जो जीव होता है, जो जनक होता है, क्या उसके जैसी होती है? और अगर प्रतिकृति मूल के जैसा नहीं होता है, जो जनक के समान नहीं होता है, अगर विभिन्न है, थोड़ा विभिन्नता लिए होता है प्रतिकृति, तो उस विभिन्नता का उस जीव की समष्टि पर या व्यष्टि पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो विभिन्नता के महत्व को भी हमने जाना। अब हम लोग आगे के पाठ के अगले हिस्से में हम लोग देखेंगे कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो एकल जीव होते हैं, अर्थात जो द्विलिंगी जीव नहीं होते हैं, जिनमें केवल एकल होते हैं जनन के लिए, जिसमें किसी एक जीव को दूसरे जीव की मदद नहीं लेनी पड़ती है, ऐसे जीवों में जनन के अलग कई प्रकार होते हैं। और जिन जीवों में जनन के लिए दो जीवों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है उसे हम लैंगिक जनन के अंतर्गत रखते हैं। तो जो एकल जीव है उनमें अलैंगिक जनन होता है और उस अलैंगिक जनन के अंतर्गत हम लोग विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन, मुकुलन और कायिक प्रवर्धन, ये कुछ प्रकार है जनन के जिनका अध्ययन हम लोग करेंगे। ध्यान देंगे कि ये एकल जीवों में होता है जिनमें जनन के लिए दो जीवों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किंतु कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें जनन के लिए, अपनी जैसी संतति पैदा करने के लिए, अपनी जैसी प्रतिकृति बनाने के लिए उसी स्पीसीज के, उसी जाति के दो जीवों की आवश्यकता होती है। ऐसे जीवों में ऐसे जनन को हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। तो लैंगिक जनन के अंतर्गत हम लोग पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है इसका अध्ययन करेंगे, और मनुष्य में, मानव में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है इसके बारे में जानेंगे। इसके अंतर्गत जब हम मानव में लैंगिक जनन का अध्ययन करेंगे तो मानव के जो लैंगिक अंग हैं, जो जनन अंग हैं, जैसे नर का जनन अंग, मादा के जनन अंग, उनका भी अध्ययन करेंगे। और जनन का स्वास्थ्य से क्या संबंध है, जनन संबंधी स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं उनके बारे में भी हम लोग पाठ के अंत में चर्चा करेंगे।
तो प्रिय विद्यार्थियों, पाठ के इस प्रथम भाग में आज हम लोग अपनी चर्चा यहीं तक रखते हैं। शेष जो बातें रह गई हैं वो हम लोग अगली कक्षाओं में इसको पूरा करेंगे। तब तक के लिए शुभमस्तु।